हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बीएसवी फ्री कोचिंग, बीएसवी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड फ्री जो एडमिशन है नीट और जेई का जो एडमिशन लेता है दोस्तों, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल, उसका क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नीट के लिए है। आप इससे इसका सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेबस में क्वेश्चन पूछता क्या क्या है, ऑलराइट, और किस किस पैटर्न का क्वेश्चन रहता है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देना चाहता है तो कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, आपको प्लीज़ इससे मतलब एक प्रकार से आप हिंट ले सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें लास्ट ईयर का भी बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको दोस्तों हिंट दिखाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिहार एनसीईआरटी से ही पूछा गया। एनसीईआरटी जो बुकलेट होता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन लिया गया है। तो प्लीज़ आप इसका रेफर करके, इसका यूज़ करके आप बहुत सारा चीज़ पता कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम बहुत सारा चीज़ आपको बताते भी रहेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, और इसका हम प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइम टू टाइम हम जो भी कंटेंट यहाँ पर डालते जाएंगे उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिलहाल हम नीट का बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स जो केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, इसमें बस बायोलॉजी ही मतलब यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो सारा पेपर जो है जेई वाला हो या नीट वाला हो, दोनों का कॉमन होता है। देखिए, ग्रुप ए में जो क्वेश्चन आपको फिजिक्स का नंबर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होगा। फिजिक्स का लोग टोटल 30 क्वेश्चन होता है। केमिस्ट्री का 31 से 55 क्वेश्चन होगा ग्रुप बी में। ग्रुप सी में बायोलॉजी का होगा, और ग्रुप डी में मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है 91 से 110। टोटल 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 नंबर का होता है कि क्वेश्चन, लेकिन 1 नंबर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी है। तो आप हर क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते, उसी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्म हो कि इसका आंसर यही जाएगा दोस्तों। ऑलराइट, आइए आज हम फिलहाल केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ऐसे ऐसे करके इस पूरे पेपर का हम आज अच्छे सबको एनालिसिस करके बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आप बने रहे हमारे चैनल में और अच्छे से देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको पता भी चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सबका हिंट दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, दोनों का बाइलिंगुअल पेपर है तो दोनों देख सकते हैं। उच्चतम क्वथनांक वाला हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो मोलिकुलर वेट होता है हाइड्रोकार्बन का, जो मोलिकुलर वेट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, देख लीजिए, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। हेक्सेन क्या होता है? C6H12 होता है, C6H14 होता है दोस्तों। हेक्सेन है, एन है, अल्केन सीरीज का है तो C6H14 हो जाएगा। ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10 हो जाएगा। पेंटेन क्या होगा? C5H12 हो जाएगा। और प्रोपेन क्या होगा? C3H8 हो जाएगा। अब देखिए, मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा, आसानी से मोलिकुलर वेट निकाला जा सकता है। कार्बन का कितना होता है? 12, 12 छक 72 और 14, 72 14 कितना होगा दोस्तों? 86 हो जाएगा। यहाँ देखिए, 12 चौका 48 और 10 58 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 72 हो जाएगा। 12 36 8 44 हो जाएगा। अब किसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है? तो हेक्सेन का। तो हेक्सेन का क्या हो जाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, तो पहला का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्माइट प्रोसेस, जो थर्माइट रिएक्शन होता है उसमें रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो सबसे पहले आपको थर्माइट रिएक्शन आना चाहिए दोस्तों। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? रेलवे का ट्रैक जो होता है ना, उसको वेल्डिंग करने हो थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं, और ये 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए दोस्तों, थर्माइट रिएक्शन यही है। थर्माइट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये थर्माइट रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, वहीं से लिया गया है। देखिए, दिस रिएक्शन इज नॉन एज द थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? जो आयरन ऑक्साइड होता है उसको हम एल्यूमिनियम डस्ट, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और एल्यूमिनियम क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए ना, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है दोस्तों। क ना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है तांबा चांदी सोना। आपको रिएक्टिविटी सीरीज का अगर ट्रिक नहीं याद है दोस्तों तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना वीडियो का लिंक भी दे देंगे जिसमें हम इसके ट्रिक को डिस्कस किए हैं। आप उसके ट्रिक से आराम से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 100% है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मेटल नॉन मेटल में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से आप देखिए, पहले एल्यूमिनियम कहाँ पर? यहाँ पर है, और आयरन कहाँ पर? यहाँ पे। कहने का मतलब जो मेटल ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए ना, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कौन आका मैंगे ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये नीचे वाला क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये सब कम रिएक्टिव होता है। सिंपल याद रख सकते हैं कि ऊपर वाला मेटल जो है, ऊपर वाला मेटल जो है, या ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा।
डिस्प्लेस करेगा दोस्तों। ये सिंपल कैसा रिएक्शन देखिए बता देते हैं। मान लीजिए ए बी है प्लस सी है, तो ये रिएक्शन ए सी प्लस बी बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सी देखिए, सी यहाँ पर अकेले था और बी जो है ए के साथ था, बी जो है ए के साथ था। अक्सर आप लड़का लड़की में देखते होंगे, लड़कियाँ सॉरी ऐसा किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ आदमियों को देखिएगा पहले वो किसी और के साथ था लेकिन बाद में किसी और के साथ हो जाता है। हम लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहे, कोई किसी के साथ हो सकता है। ऐसा अक्सर आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई पहले मान लीजिए फलना पहले चिलना के साथ था, वही फलना दिखेगा बाद में किसी और के साथ सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है जैसे ए को दिखा क्या, ए को दिखा कर या सी तो बहुत ज़्यादा, मतलब सी के पास पैसा है, बंगला है, कार है, सब है, मतलब बी से बेहतर है सी, तो ये क्या करेगा, सी के साथ चला जाएगा, बी को लात मार देगा। तो यही रिएक्शन होता है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब सी ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, सी जो था बी से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ए क्या कर दिया, बी को लात मार दिया और सी के साथ चला गया। मतलब सी जो है बी को, ये भी कह सकते हैं कि सी जो है बी को हटा दिया और खुद जो है सी ए के साथ चिपक गया। ऑलराइट, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो थर्माइट रिएक्शन अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ देखिए जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन अभी ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन क्या करेगा, मतलब एल्यूमिनियम क्या किया, आयरन को लात मार दिया, आयरन अकेला चला गया और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बना लिया। देखिए ना, एल्यूमिनियम यहाँ पर है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन कम रिएक्टिव होता है, तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारा थर्माइट रिएक्शन है। देखिए दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। मतलब यहाँ से आपको एनॉर्मस अमाउंट में हीट निकलता है, इतना ज़्यादा हीट निकलता है ना कि ये अपने यहाँ इस रिएक्शन में जो भी जैसे आयरन निकला है उसको लिक्विड फॉर्म में कर देता है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज दैट इन मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट, यहाँ जो मेटल प्रोड्यूस होता है मोल्टेन स्टेट में होता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। इस आयरन का मतलब आयरन थर्ड जो ऑक्साइड यहाँ पर बना है दोस्तों, इसका यूज हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए भी करते हैं। ऑलराइट, दिस रिएक्शन नॉन एज थर्माइट रिएक्शन, इसी रिएक्शन हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो ये बना है। अब बताइए यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमसे पूछा है। देखिए ना, द थर्माइट प्रोसेस द रेड्यूसिंग एजेंट, तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है। आप आराम से देखिए Fe2O3 दोस्तों, Fe2O3 से क्या बन गया, Fe2O3 से बन गया Fe, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2 हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को दोस्तों रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को रिडक्शन कहते हैं। मतलब रिडक्शन हुआ है, मतलब ये क्या हो गया हमारा Fe2O3 क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया हमारा Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ देखिए ना ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो वही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा है कि इसमें से रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन आपको जिसको थर्माइट प्रोसेस ही नहीं पता है वो इस को कैसे कर सकता है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। आप जानते हैं कि एलॉयज होता है दोस्तों, एलॉय क्या होता है, मिक्सर होता है मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा एक एलॉय है जिसका एक कंस्टिट्यूएंट नॉन मेटल है। तो देखिए स्टील जो होता है दोस्तों उसमें कार्बन एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यही कार्बन हमारा नॉन मेटल है। अमलगम, जैसे सोडियम अमलगम अगर लिखता तो सोडियम और Hg होता है। अमलगम मतलब किसी का भी मरकरी के साथ जो मिक्सर होता है उसी को हम अमलगम कहते हैं, जैसे सोडियम अमलगम। ब्रास और ब्रॉन्ज, देखिए दोस्तों ब्रॉन्ज क्या होता है, कांस्य से होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है हमारा कांस्य से होता है, ब्रास क्या होता है हमारा पित्तल होता है। ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पित्तल कहते हैं। पित्तल से याद रखिए पिताजी, पित्तल से क्या याद रखिए, पिताजी। एक ट्रिक बता रहे दोस्तों, हर चीज़ को हम ट्रिक्स अच्छे से बता पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए। साइंस को इतना आसान कर देंगे ना आपको कि आप मतलब इसको इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर चीज़ आपको कंटेंट जो है आसानी से आपको याद रहेगा। पिताजी में पी जो हो गया दोस्तों पित्तल, पिताजी में पी हो गया क्या हो गया आपका पित्तल। ता से क्या हो गया तांबा मतलब कॉपर। ज से क्या हो गया जिंक मतलब Zn। मतलब पित्तल जो होता है दोस्तों, पित्तल जो होता है हमारा जो ब्रास जो होता है तांबा और जिंक का मतलब एलॉय होता है। तो ये क्या हो गया हमारा तांबा और टिन का, कॉपर और टिन का। एक होता है तांबा जिंक का, एक होता है तांबा और टिन का। ठीक है, कॉपर और स्टेनम का होता है। तो ब्रॉन्ज आपका कॉपर टिन हो गया। स्टील में कार्बन होता है, निकेल होता है और आयरन तो ज़्यादा अमाउंट में होता ही है। तो एकमात्र ऐसा जो है एलॉय है जिसमें यहाँ पर नॉन मेटल होता है कार्बन, तो आंसर तो हमारा स्टील हो जाएगा। अमलगम आप जानते हैं किसी का भी अगर मरकरी के साथ मिक्सर है एलॉय है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, अमलगम कहते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको पित्तल मतलब ब्रास के बारे में तो अच्छे से पता चला होगा। ब्रास क्या होता है, ब्रास हमारा मतलब पित्तल, ब्रास पित्तल। पित्तल को याद रखिए दोस्तों पिताजी से याद रखिए। पिताजी में पी क्या हो गया आपका पित्तल हो गया, पी क्या हो गया पित्तल हो गया। ता से क्या हो गया तांबा हो गया, ता से तांबा हो गया जिसको हम कॉपर कहते हैं। और जे से क्या हो गया जिंक हो गया,
जिसे क्या हो गया हमारा जिंक हो गया, ठीक है। तो पिताजी पित्तल तांबा जिंक, मतलब पित्तल जो है तांबा और कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है। कॉपर और जिंक का मिक्सर क्या हो गया आपका ब्रास हो गया, ठीक है, पित्तल हो गया। तो कॉपर और टिन का क्या हो गया आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, आपको जानते हैं ओलंपिक में, या अलग अलग जो मेडल होता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तीसरा जो होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जो मिक्सर होता है कॉपर और टिन का, ठीक। ये भी क्वेश्चन अक्सर एलओआई से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम आपको अच्छे से बता दिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स व्हेन क्रिस्टल ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट इज हीटेड, मतलब FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, ये थे हमारा FeSO4 आयरन 2 सल्फेट है, इसको जब हीट कीजिएगा दोस्तों तो क्या बनता है, देखिए ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड को जब आप हीट कीजिएगा, सॉरी आयरन सल्फेट को जब हीट कीजिएगा तो आयरन ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। देखिए ना, आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट को हीट कीजिएगा तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3। देखिए इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सल्फर सिंपलर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है FeSO4.7H2 लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज, मतलब इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, ये बाद में फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, और SO2 और SO3 क्या होता है हमारा गैस होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर SO2 और SO3 गैस बनता है दोस्तों। जो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इरिटेटिंग चॉकिंग स्मेल, मतलब घुटन जैसा पैदा होगा, घुटन भरी उत्तेजक गंध पैदा करती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जो स्मेल होता है बहुत घुटन भरा होता है दोस्तों, ठीक है, चॉकिंग स्मेल उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा, ठीक है। इस पे इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारा हम मतलब इसका ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो हम यहाँ पर हिंट लगाए हैं, कहने का मतलब ये सारा क्वेश्चन जो अभी तक जो देखे थे ना, ये सब एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। आप इसको ऑनलाइन ट्यूशन भी हमसे ले सकते हैं, हमसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा नंबर है 829875 और 9720। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे हम आपको इंडिविजुअल ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं जे और नीट का, तो हमसे साइंस मैथ वगैरह जो भी पढ़ना है पढ़िए, और हम इसका आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर आप अगर एग्जाम दीजिएगा ना दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस बार भी हम कई बच्चों को पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि दोस्तों उसका होगा ही, ठीक है। और वैसे भी आप हमसे यूट्यूब से के माध्यम से भी फ्री में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। देखिए हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से कौन नहीं डिस्प्लेस करेगा, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है दोस्तों, हर चीज को हम याद करवा देंगे आपको। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कौ ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना, ठीक है। बहुत आसान सा ट्रिक है, आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। कौना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। देखिए मतलब जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, वो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा ना, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे जिंक का अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए दोस्तों, तो क्या बनता है ZnCl2, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देखिए ना, जिंक हमारा क्या हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, इसलिए जिंक क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। लेकिन जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, वो अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट नहीं करेगा। ऑल राइट, इसीलिए इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन से नीचे कौन है, हाइड्रोजन से नीचे हमारा देखिए सिल्वर तो नीचे है, तांबा चांदी सोना। हाइड्रोजन से नीचे क्या है, सिर्फ हमारा चांदी यहाँ पर है, तांबा चांदी सोना जो होता है, तांबा चांदी सोना ये सब हाइड्रोजन के नीचे है। ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन भी करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया AG। ये सब क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूछा गया था। ऑलराइट, एक ही चैप्टर से देखिए दोस्तों कि मेटल नॉन मेटल से कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब थर्माइट प्रोसेस जो है वो भी मेटल नॉन मेटल का है, ये जो थर्माइट रिएक्शन मेटल नॉन मेटल का है, स्टील ये भी है मेटल नॉन मेटल का है। ये आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का क्वेश्चन था, और अभी जो अभी देखे हैं वो भी क्वेश्चन आपका मेटल नॉन मेटल से है, ठीक है। एलओआई के बारे में भी यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देखिए एलओआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और ये एनसीईआरटी का है ये आपका। देखिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। When iron is mixed with nickel and chromium, देखिए एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के प्रॉपर्टी को अगर इंप्रूव करना है तो आप एलॉय बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। आयरन को कभी हम प्योर स्टेट में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वेरी जो प्योर स्टेट में जो आयरन होता है बहुत सॉफ्ट होता है और आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में अगर उसमें कार्बन मिला दे कितना 0.05%, वो बहुत हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब आयरन को निकल क्रोमियम के साथ कार्बन के साथ मिला के बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, जो कि हार्ड होता है, उसमें रस्ट भी नहीं लगता है। दिस आयरन इज मिक्सड विथ वन सम सब्सटेंस, इट्स प्रॉपर्टी चेंज। ऑब्वियसली बात उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस। किसी भी मेटल का प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं यदि उसको हम किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दिए।
द सब्सटेंस एडेड में भी ए मेटल और नॉन मेटल, वह सब्सटेंस मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। इसलिए जो एलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सर होता है टू और मोर मेटल का या एक मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं कि कंटेंट जो होता है एनसीईआरटी से ही कंटेंट पूछा जा रहा है। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़िए, इधर उधर घूमने की नीड नहीं है, आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, ए मिक्सर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब जो हमारा सल्फर है दोस्तों, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है, इस दोनों का मिक्सर क्या होता है, तो ये होमोजेनियस, ये भी क्लास 9th का, ये क्लास 9th का है, इज मैटर अराउंड अस प्योर का चैप्टर है दोस्तों। वहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन ही लिखा हुआ है कि जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सर होता है वो होमोजीनियस होता है लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। याद रखिएगा, होमोजीनियस होता है लेकिन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, क्लास 9th का है। द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट विल कंटेन इतना मॉलिक्यूल्स इज, मतलब अगर सल्फर का मॉलिक्यूल का संख्या इतना है तो इसका मास कितना होगा। तो देखिए ना, आराम से निकाला जा सकता है। पहले तो मोल निकाल लीजिए। मोल क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, 6.022 इंटू 10⁻22। इसको Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 10⁻−1, मतलब मोल कितना आ गया 10⁻−1, मतलब सल्फर का मोल कितना है इतना। आप जानते हैं कि एक मोल सल्फर का वेट कितना होगा, एक मोल सल्फर का वेट होगा दोस्तों, सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, इसका मोलिकुलर वेट कितना है, इसका 32, इसका ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 16 32, तो 32 कितना होगा 64। एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 64 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 64 ग्राम। तो हमसे इतना मोल पूछा है, एक मोल का वेट इतना ग्राम, तो 10⁻⁻ मोल का वेट कितना होगा, देख लीजिए आप। देखिए ना, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल का मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमसे मोल दिया है दोस्तों 10⁻⁻1, हमको वेट निकालना है वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अभी निकालें सल्फर का SO2 का 64, यहाँ से वेट कितना निकल जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻1, मतलब इसको हम 6.4 ग्राम भी कह सकते हैं, 6.4 ग्राम, ठीक। तो 6.4 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। आपको अच्छे से हम सॉल्यूशन बता दिए दोस्तों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्राम O2 हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन में जितना अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतना ही और किस में है, तो निकालिए ना। देखिए पहले तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल की संख्या कितना है, मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 8, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो कितना हो गया 1/4, मोल हो गया 1/4। तो मॉलिक्यूल की संख्या कितना होगा, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना होता है 1/4 इंटू Na, मतलब Na/4 मॉलिक्यूल देखिए कहाँ पर है Na/4। पहले निकालते दोस्तों इसी का आंसर, मतलब चलिए 22 ग्राम CO2, इसका निकाले तो मोल कितना हो गया, मोल हो गया वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 22, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का 44, 22/44 कितना हो गया 1/2, 1/2 को Na से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया Na/2, हमको लाना है कितना Na/4, ये तो नहीं हुआ। 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए मोल कितना होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 12 28, तो 7/28 से कितना हो गया 1/4, तो मॉलिक्यूल की संख्या कितना हो गया, मॉलिक्यूल की संख्या हो गया 1/4 इंटू Na, ठीक है 1/4 Na हो गया, ठीक है। तो आंसर तो हमारा सेकंड हो जाएगा। हमसे यही पूछा कि Na/4 मॉलिक्यूल किसका है, तो ऑक्सीजन का है उतना ही, कितना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिए 39 यहाँ तक तो कर दिए दोस्तों। 39 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। जूल पर केजी होता है दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का इतना होता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 1 केजी वाटर को, 1 केजी वाटर को वेपर में बदलने के लिए, 1 केजी वाटर को वेपर में बदलने के लिए जितना हमको हीट देना पड़ता है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटीज जो सीरीज होता है ना उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है। तो देखिए ना, रिएक्टिविटी सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ये देखिए, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज दोस्तों, ऊपर से नीचे जाने का मतलब ही होता है मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ, यही मतलब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा हमारा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हमारा हो गया पोटेशियम, सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्टिव कौन है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा पोटेशियम होगा। तो ऐसा ही ऑप्शन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पोटेशियम क ना का, अगर यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, क है, ना का, मांगे, आलू, जानू, लोहे पे बैठी है, तांबा, चांदी और सोना।
तो यहाँ से देख लीजिए सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर हमारा देखिए हमको इसमें से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, तो पोटेशियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम हो गया, तो कौना हो गया। फिर देखिए दोस्तों कॉपर, और कॉपर तो नीचे जाएगा, और फिर सिल्वर भी तो नीचे जाएगा। कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो सिल्वर सबसे नीचे चला जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा आयरन। तो कना का, फिर एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो देखिए ना कौना एल्यूमिनियम यहाँ पर है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है, सिल्वर है। तो यही हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का बहुत आसान ट्रिक हम बता दिए हैं, जरूर आप उसको ध्यान रखिए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। देखिए सॉल्ट दोस्तों 3 प्रकार का होता है। सॉल्ट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और तीसरा क्या होता है, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस हमारा वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब देखिए एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि सॉल्ट के बारे में, कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, कब न्यूट्रल बनेगा, कब बेसिक बनेगा। अब देखिए सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब कोई भी चीज़ एसिडिक क्यों है, जो पानी में अगर H+ देगा तो एसिडिक होगा। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखिए दोस्तों, सोडियम हो गया Na, डाइहाइड्रोजन H2, ठीक है, फॉस्फेट PO4-3, PO4 होता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। देखिए हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, H+ होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस 1 सोडियम तो 3, PO4 पे चार्ज होता है -3, तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यही हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, देखिए ना ये 2 हाइड्रोजन दोस्तों, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये पानी में मिलेगा ना तो हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन देगा मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है, मतलब ये तो एसिडिक है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड है दोस्तों, तो सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, सल्फाइड क्या हो गया हमको, SO सल्फेट SO4 होता है, सल्फाइड क्या हो गया SO3-2 होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा हो गया। यही देखिए ना, सल्फाइड पे चार्ज कितना होता है -2, तो सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पे +1, तो दोनों चार्ज तो हमारा बैलेंस है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन क्या होगा हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा हमारा, एसिडिक सॉल्ट होगा। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोस्तों, सोडियम ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, कार्बोनेट क्या होता है CO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम इसके जैसे, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये भी पानी में जाएगा तो हाइड्रोजन देगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। लेकिन जो सोडियम सल्फेट है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट देखिए कैसे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेगा। देखिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा दोस्तों, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। हमसे पूछा कि कौन एसिडिक सॉल्ट नहीं है, तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। हमसे पूरा कौन एसिडिक नहीं है, तो ये तीनों, ये तीनों क्या है दोस्तों, एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन सोडियम सल्फेट क्या है हमारा, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, कैसा है, न्यूट्रल सल्फेट है, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट आंसर होगा 4th, 41 का 4। नेक्स्ट देखिए, ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दिया है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है दोस्तों, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कुछ एनसीईआरटी आपके एक्सरसाइज से है। ठीक है, तो आप दोनों को हम, अगर आप हमसे पढ़िएगा तो एग्जाम्पलर को भी अच्छे से बताएंगे और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज तो कराएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। मतलब जब एसिड में हम पानी मिलाते हैं, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, अगर एसिड को हम पानी मिलाएंगे दोस्तों तो क्या होता है, एक तो आयनाइजेशन, एसिड का क्या होता है आयनाइजेशन, मतलब एसिड क्या होता है, टूटने लगता है, आयनाइज हो जाता है। H+ और Cl, मान लीजिए HCl है, जैसे कि HCl है दोस्तों, एसिड है, इसको पानी मिलाएंगे H2O, तो क्या बनेगा, H++ Cl- बनेगा। ये H+ फिर पानी के साथ रिएक्शन करके H+ पानी के साथ रिएक्शन करके H2O बना, मतलब क्या बन जाएगा, H3O+। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ जा चुका है। हाइड्रोनियम आयन मतलब पानी में जो हाइड्रोजन होता है वो H+ के फॉर्म में नहीं होता है, H3O+ के फॉर्म में होता है, इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये H+ का बनना, Cl- का बनना क्या है, आयनाइजेशन है। ये क्या है, आयनाइजेशन है। साथ ही साथ ये डाइल्यूशन भी है। एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं या पानी को एसिड में मिलाते हैं, बात बराबर ही है, लिखिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड नहीं मिलाते हैं। ठीक है, आप बताइए एसिड को पानी में मिलाते हैं कि पानी को एसिड में मिलाते हैं। तो पानी पहले लेते हैं और इसमें हल्का हल्का एसिड मिला के हम डिजोल्व करते हैं दोस्तों। तो पानी में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी मिलाते हैं। तो ये एक डाइल्यूशन है, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ भी हमारा कमजोर हो रहा है, तो आयनाइजेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, तो एसिड को जब पानी मिलाइएगा तो अपने आप में एक आयनाइजेशन प्रोसेस होता है, दूसरा डाइल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन, एसिड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट बनता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 और 3, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे आसानी से ऋण आयन बनता है, मतलब
एनायन कौन सबसे आसानी से बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म्स एनायन मोस्ट रेडली? सबसे आसानी से एनायन कौन बना सकता है? तो आपका हेलोजन फैमिली दोस्तों। जो हेलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको क्या कहते हैं हम? हेलोजन फैमिली बनती है। ये बहुत आसानी से आपका एनायन बना लेगा, ठीक है। हेलोजन फैमिली आसानी से एनायन बना लेता है। नाइट्रोजन फैमिली नहीं, ऑक्सीजन फैमिली ने, अल्कली मेटल नहीं। सबसे आसानी से कौन बनाएगा? तो हेलोजन फैमिली एनायन आसानी से बन जाता है। मतलब फ्लोरीन F- आसानी से बन जाता है, क्लोरीन है Cl- आसानी से बन जाता है, ब्रोमीन है Br- आसानी से बन जाता है, आयोडीन है एक ही इलेक्ट्रॉन लेना, इसको लेना है तो आसानी से ये सब बन लेता है। तो हेलोजन फैमिली आसानी से आपका एनायन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14। अब 14 पे कौन सा एटॉमिक नंबर? सिलिकन। ये तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। सिलिकन किसका एग्जाम्पल दोस्तों? मेटल, नॉन मेटल या मेटोलॉइड का? तो सिलिकन मेटोलॉइड का एग्जाम्पल है। हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। मेटोलॉइड यूजुअली क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे सिलिकॉन क्या बनाएगा? सिलिकॉन SiO2 बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, तो एसिडिक ऑक्साइड होता है। और कोवलेंट हैलाइड ही तो है, कोवलेंट हैलाइड बनाता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग? तो ये मेटोलॉइड क्या है? क्या तो हमारा सिलिकॉन मेटोलॉइड होता है। मेटल और जो नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी को रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मेटोलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट, E/m चार्ज मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। जो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो जो होता है दोस्तों, वो प्रोटॉन के 137 टाइम्स होता है। मतलब ठीक है, इज अबाउट इतना टाइम्स डेट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के इतना टाइम्स ज़्यादा होता है। ये तो क्लास 9th का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1837 टाइम्स होता है। मतलब इसी को हम 2000 भी लिख देते हैं अप्रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन PbO+C, Pb+CO बनाया। अब देखिए इस रिएक्शन को अच्छे से समझिए, क्या है? PbO+C है और इससे बन गया है Pb+CO। मतलब लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराए हैं। लेड ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराए तो लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है दोस्तों। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखिए तो लेड ऑक्साइड क्या कन्वर्ट हो गया Pb में। यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन मतलब ये क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमसे पूछा है, देखिए ना, PbO इज ऑक्सीडाइज्ड, तो PbO तो रिड्यूस हुआ है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम होता है। और POP क्या होता है? CaSO4.12H2O, हाफ H2O। देखिए यहाँ आधा है, यहाँ दो है, यहाँ आधा है, दो है, तो कितना का अंतर है? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है दोस्तों। जब इसको हम हीट करते हैं जिप्सम से ही, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 फ़ारेनहाइट पे, तो ये क्या बन जाता है? 373 केल्विन पे, तो ये हमारा कैल्शियम मतलब POP बना लेता है। और इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल दोस्तों, यहाँ से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? उड़ जाता है। तो 3/2 मतलब 1.5, 3/2 का मतलब ही तो 1.5 मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का दोनों में अंतर होता है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर पूछेगा तो 3/2। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन टेक्स प्लेस इन। रोस्टिंग किसको कहते हैं? तो जो हमारा मेटल होता है ना दोस्तों, जैसे जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं तो ओर को हम क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मतलब ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। जो हमारा सल्फाइड ओर होता है ना, उसके लिए हम रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो हमारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्सिनेशन को क्या करते हैं? इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम कार्बोनेट एयर को CO3-2 कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, तब जाके वो हमारा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहाँ करते हैं? इसको कहते हैं रेवरबरेटरी फर्नेस। क्या कहते हैं दोस्तों? रेवरबरेटरी फर्नेस उसको बोलते हैं। तो C ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एन एलॉय विच डज नॉट कंटेन कॉपर। वो कौन सा एलॉय जिसके अंदर कॉपर नहीं होता है? ब्रॉन्ज, अभी बताए थे। ब्रॉन्ज क्या होता है दोस्तों? कांस्य। कांस्य क्या होता है हमारा? एक बताए थे कांस्य, दूसरा बताते पित्तल। तो पित्तल, तांबा, जिंक, वहाँ तांबा जिंक है तो ये क्या होता है? कॉपर टीन होता है। कॉपर प्लस टीन होता है हमारा, कॉपर प्लस SN। जर्मन सिल्वर क्या होता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर में आपका होता है कॉपर होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा सिल्वर ही नहीं होता है, जर्मन सिल्वर कॉपर होता है, निकल होता है। देख लीजिए, हम ये भी आपको बताए हुए हैं, मतलब NCERT का है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल का होता है। कॉपर, जिंक और निकल होता है दोस्तों। यहाँ पर कॉपर, जिंक और निकल होता है। देखिए ना, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ब्रास, ब्रास बताएं दोस्तों, इसी को पित्तल कहते हैं। पित्तल मतलब तांबा, जिंक, कॉपर और जिंक हो जाएगा। अब मैग्नेलियम क्या होता है दोस्तों? ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मतलब एलॉय होता है।
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का जो एलॉय है उसको हम मैग्नीलियम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसमें कॉपर नहीं है, तो मैग्नीलियम में कॉपर नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मेटल ऑन मेटल का मतलब क्लास 10th का है। 9-10 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आया दोस्तों, एक आध क्वेश्चन 11th का टच कर दिया तो टच कर दिया, वो भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। आप 9-10 को अच्छे से पढ़िए। 9-10 को हम बखूबी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं दोस्तों, हम 9-10 के कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है। 9-10 में हमारा एक्सपर्टीज है, सब दिन से 9-10 ही पढ़ाए हुए हैं, 11-12 भी पढ़ाते हैं तो, लेकिन 9-10 मेरा एक्सपर्टीज है। 9-10 का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, या हमसे आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों पढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सोप मॉलिक्यूल हैव। सोप मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्तों, सोप मॉलिक्यूल देखिए, ये हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रो सोप मॉलिक्यूल देखिए, सोप मॉलिक्यूल अगर एक सोप का स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 C double N, ये एक सोप का हमारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉर्मूला है, जिसको स्टेरिक एसिड भी कहते हैं, स्टेरिक एसिड उसको कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, इसको कहते हैं हम पोलर हेड। क्या कहते हैं दोस्तों, पोलर हेड होता है हमारा, पोलर हेड होता है। ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक होता है। पोलर हेड होता है दोस्तों, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसको हम वाटर लविंग कहते हैं, वाटर लविंग कहते हैं। और ये हमारा नॉन पोलर टेल होता है, नॉन पोलर टेल होता है। टेल कैसा है हमारा, नॉन पोलर, मतलब हेड हमारा पोलर होता है, ये हमारा नॉन पोलर टेल होता है। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटर होता है। हाइड्रोफोबिक होता है मतलब डर्ट के साथ, जो हमारा गंदगी होता है इसके साथ ये मतलब मिलता है, और ये पानी के साथ ये मिलता है, और इस प्रकार से वो गंदगी को बाहर खींच लेता है। तो देखिए ना, ये हाइड्रोफिलिक हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका कार्बन इट्स कंपाउंड का टॉपिक है दोस्तों। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, सोप बनाने का प्रक्रिया, उसी के सिलेबस का क्लास 10th का है। आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा, हम आपको बताएंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस पी आर इतना एंड इतना, मतलब कोई सब्सटेंस पी है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज द टेम्परेचर विल पी एग्जिस्ट एज लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ रहेगा। देखिए, इसको समझने से पहले आप पानी के बारे में देखिए दोस्तों। वाटर क्या होता है, वाटर को अगर हम देखें, वाटर आप जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए हमारा पानी है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इसी फॉर्म में वाटर जो है 0 से लेकर 100 के बीच में लिक्विड फॉर्म में होता है। इससे अगर नीचे चल जाएगा -5, -7, -10, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा वाटर हमारा। और इससे ऊपर 100 से ऊपर 105, 110 पे जाएगा तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वेपर स्टेट में हो जाता है। और लिक्विड में कब होता है, 0 से लेकर 100 के बीच वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। 0 तो ट्रांजिशन स्टेट है, 0 पर ना ही आपको लिक्विड मिलेगा ना ही सॉलिड मिलेगा, 0 पर मतलब ट्रांजिशन, दोनों रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10, मतलब एक टेम्परेचर ले लिए 10 और इधर ले लिए 90, 10 से 90 के बीच में पानी हमेशा पानी के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्या दिया है, यहाँ भी आपको दिया है दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। कोई सब्सटेंस पी है, मान लीजिए कोई पी है, एक सब्सटेंस है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है, -220 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट है इसका -185, ठीक है, 185 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए इधर चलिएगा दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट से इधर चलिएगा, नीचे चलिएगा, -220 से नीचे क्या हो सकता है, इसी में देखिए -175 किधर आएगा दोस्तों, -175 किसे आएगा, देखिए -220 इधर था, तो फिर यहाँ माइनस का 200 होगा, फिर 0 आएगा, सॉरी -220, फिर इधर से हम चलते गए -185 हो गया। इसको हम ऐसे डाटा हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, हम आपको इसको ऐसे बताते हैं। देखिए यहाँ बताते हैं ऐसे, मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -220 है, ये -220 है, और ये -185 है। आप जो अदर टेम्परेचर को लेवल कीजिए, मान लीजिए -175 किधर होगा, ये -185, फिर -184 होगा, -100 कुछ ऐसा कम होते जाएगा तो -175 इधर आएगा, -175 इधर आएगा। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 175 -175 पे क्या होगा, वेपर फॉर्म में होगा दोस्तों, वेपर फॉर्म में होगा। इधर तो जाएंगे तो वेपर, इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड में होगा। इसी बीच में ना लिक्विड होगा, इसी बीच में हमारा लिक्विड होगा। -190 कहाँ होगा दोस्तों, -190 यहाँ होगा, -190 यहाँ होगा। लेकिन माइनस का अगर 225 देखें, तो -220 इधर है, -221, -222, -223, -225 पे क्या होगा, सॉलिड होगा, -225 पे सॉलिड होगा। -200 कहीं इसके बीच में होगा दोस्तों, -200 में तो लिक्विड होगा, ठीक है, लेकिन -160 पे आपको इधर आना पड़ेगा तो वेपर हो जाएगा। -195, मतलब दोनों टेम्परेचर हमारा यहाँ पर आना चाहिए। -195 ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 195 कहीं होगा तो ना 85 पर जाएंगे हम, -195 मान लीजिए यहाँ पर है,
और माइनस का 215, 220 यहाँ पर, तो 215 कहीं यहाँ पर होगा, तो दोनों टेम्परेचर इसी दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। यही जो टेम्परेचर होगा दोस्तों जहाँ पर हमारा ये जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में होगा, -195 से -215 के बीच में। कोई क्वेरी हो तो जरूर इसको पूछेगा, हम बता देंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, acid rain is produced when rain mixes with gases such as sulfur dioxide. This will eventually result in acid rain। आप जानते हैं ना, जो एटमॉस्फेयर में हम सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, मतलब जो व्हीकल वगैरह है उसके पेट्रोल डीजल के जलने से, कोयला के जलने से ये सब बनता है। पानी के साथ रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2SO3 बनाएगा, और ये क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेता है। और जब पानी के साथ ये जमीन पर गिरता है वर्षा के फॉर्म में, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये क्या करता है, लोअरिंग ऑफ पीएच एंड चेंजेज ऑफ टेम्परेचर इन पॉन्ड, ठीक है। रेजिंग ऑफ पीएच इन पॉन्ड, रेजिंग ऑफ पीएच बढ़ कैसे जाएगा दोस्तों, एसिड रेन अगर होगा तो अगर कोई चीज़ एसिडिक हो गया मतलब पीएच कम हो गया, पीएच क्या होगा उसका, पीएच कम होगा। लोअरिंग पीएच तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाते, टेम्परेचर चेंज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। रेजिंग ऑफ पीएच, रेजिंग तो होगा ही नहीं। लोअरिंग ऑफ पीएच इन पॉन्ड, हाँ पीएच तो पॉन्ड का कम हो जाएगा। लिमिटिंग सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, या जो अगर किसी ऐसे फार्म लैंड में, मतलब फार्म लैंड जहाँ पर खेती के लिए किसान कुछ डाला हुआ, तो वहाँ पर अगर एसिड रेन हो जाएगा तो उसको भी मतलब वो खराब हो जाता है। एसिडिक मिट्टी अगर एसिडिक हो गया तो वहाँ पर फसल जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर उसके पूरा पानी के अंदर अगर एसिड चला गया, एसिड रेन चला गया, तो उसके सर्वाइवल पे भी पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन तो सही है। रेजिंग वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, पीएच बढ़ेगा नहीं, पीएच तो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है, किसके पास है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके पास है। देखिए मोल आपको पता होगा तो मोल से ही मॉलिक्यूल पे जा सकते हैं। देखिए 8 ग्राम CH4, तो मोल निकालिए ना, मोल क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, 8 मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना, 12/4 कितना हो गया, 8/16, मतलब 1/2 मोल, 1/2 मोल। जिसका मोल ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा, तो मोल ही निकाल लीजिए आप। यहाँ मोल निकालिए, यहाँ कितना होगा, वेट कितना होता है 4.4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, कितना हो गया 1/10, 1/10 हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 2/2 कितना हो गया 1। सबसे ज़्यादा मोल हमको लगता है यहीं पर होगा। इसको देखिए C12H22O11 का सुक्रोज है, तो वेट कितना होता है हमारा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 34.2, आइए 342 हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये भी कितना हो गया 1/10। तो सबसे ज़्यादा मोल देखिए किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज ए डैश, मिल्क क्या है सॉल्यूशन, वाइल विनेगर इज ए डैश सॉल्यूशन। मिल्क आप पढ़ रहे होंगे ना, इज मैटर अराउंड स्प्योरम पढ़े होंगे। मिल्क कैसा दोस्तों, इमल्सन। मिल्क को क्या कहते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल में कैसा है, इमल्सन होता है, मतलब लिक्विड का लिक्विड के अंदर इसका डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जबकि विनेगर क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड, CH3COH, मतलब 6 to 8% जो एसिडिक एसिड होता है ना हमारा, 6 to 8% एसिडिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसको विनेगर कहते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं, पिकल वगैरह को रखने में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 ml एसीटोन टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 48%। देखिए वाटर कितना ऐड करें 60 ml का एसीटोन में, ताकि इसके कंसंट्रेशन को हम 48% बना सके। देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है दोस्तों, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा 16 ml, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो हमको निकालना है। तो पानी का वेट कितना हो जाएगा, देखिए ना 16 ml एसीटोन है, 16 ml दोस्तों हमारे पास एसीटोन है। वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी होता है, वाटर कितना हो जाएगा हमारा 48% कंसंट्रेशन है, तो 48% कंसंट्रेशन दोस्तों वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम अभी आपको बता रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों 16 हो गया। पानी हमको मिलाना है, कितना पानी हमको x ml बनाना है, ऐसे कंसंट्रेशन को हमको कितना करना है, हमको करना है 48%। तो ये 48% करना है, 48/100 कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमको x निकालना है, यही तो वाटर का संबंध है ना, हमको वाटर, हाउ मच वाटर कितना ऐड करें, ये x हमारा वाटर ही है, तो इसको काटिए 16×48 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 16×48 प्लस का 3x इसको टू कितना हो गया 100, यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया 52, 100 में 47 52, x इसको टू कितना 52/3, ये लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 17.33 ml, ये 17.33 ml हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है दोस्तों। सॉल्यूट हमारा कितना है, सॉल्यूट हमारा 16 ग्राम है, ये तो हमारा एसीटोन सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट हमारा पानी कितना मिलाना वही तो हमसे पूछ रहे हैं, तो पानी हम x ml ले लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम जो 48% हमारा कंसंट्रेशन दिया था 48% को 48/100 कर दिए, अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो 17.33 ml। ये भी क्लास 9 के टॉपिक है, कंसंट्रेशन उसमें दिया हुआ है दोस्तों।
तो ये कुछ क्वेश्चन था, हमने आपको जो अच्छे से इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों, बता दिया है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों हम बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि बायोलॉजी में भी क्या पढ़ना है। फिर है कि फिजिक्स भी करेंगे, मेंटल एबिलिटी भी करेंगे। मेंटल एबिलिटी सबके लिए कॉमन होता है, तो जरूर आप उसको जरूर अच्छे से देखिएगा। हम आपको उसका भी सारा क्वेश्चन का आंसर बता देंगे दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछ लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों हम टाइम टू टाइम कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िए, 9th-10th के टॉपिक को आपका एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा दोस्तों। कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा, हम जितना पढ़ा देंगे मोर देन सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि 9th-10th में हमारा एक्सपर्टीज़ है, हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।